जब पाकिस्तान में भूखमरी आएगी, बूंद बूंद पानी के लोग तरसेंगे, तो भारत बोलेगा कि हम पानी तब छोड़ेंगे जब तुम टेररिज्म को खत्म करो। इंडस वाटर ट्रीटी की कहानी शुरू होती है आजादी से पहले। पंजाब के इलाके में एक डैम बनाया गया और डैम का बनाने का नतीजा हुआ कि जो इरिगेशन कवरेज एरिया था वो बढ़ गया और वो पंजाब का जो बेल्ट था बहुत ज्यादा उपजाऊ हो गया। उसी दौरान दुर्भाग्य से देश का विभाजन हुआ, तो जो इरिगेटेड लैंड था वो पाकिस्तान में चला गया, फ्लो वाला इलाका था वो हिंदुस्तान में आया। तो उस समय लोकल स्तर पे एक एग्रीमेंट हुआ कि भारत पाकिस्तान को पानी देगा। ये जो ट्रीटी है ये पीसफुल माहौल में रहेगी। भारत पाकिस्तान को पानी शांतिपूर्ण माहौल में देगा। 6 नदियों का 80% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है और 20% पानी का इस्तेमाल भारत कर रहा है। हाय एवरीवन, मैं हूं मनोज और मेरी सहेली के एक और पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। पिछले दिनों पहलगाम में जो हुआ वो हम सब के दिलों पर एक घाव की तरह रह गया और भारत सरकार की ओर से जो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं वो उन घावों का इलाज कर पाएंगे, उन पर मरहम लगा पाएंगे कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हम सिर्फ इतना जानते हैं कि कुछ तो होना चाहिए। हमारे साथ आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं सीनियर जर्नलिस्ट श्री हरिगोविंद विश्वकर्मा जी, जो कश्मीर मामलों के जानकार हैं, और उनके साथ मिलकर हम आज ये एनालिसिस करने वाले हैं कि जो जो कदम भारत सरकार ने लिए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो क्या हैं, वो काफ़ी हैं या नहीं, और उनमें क्या कानूनी पेचीदगियाँ हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें इंटरनेट पर उड़ती हैं कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये इंटरनेशनल लॉज हैं वगैरह वगैरह। तो बेहतर है कि किसी एक्सपर्ट से ही ये समझा जाए। सर, आपका स्वागत है मेरी सहेली के इस पॉडकास्ट में। पहलगाम में जो हुआ उसकी बहुत टीस है हम सब के मन में। हम सबको इंतज़ार था कि कब इसका बदला लिया जाएगा, कब इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो भारत सरकार की ओर से जो भी कदम उठाए गए हैं, चाहे वीज़ाज़ का कैंसिलेशन हो, पाकिस्तानी नागरिकों का यहाँ से जाना हो, बॉर्डर्स बंद करना हो, इन सब के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो असरदार माना जा रहा है या जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है वो है इंडस वाटर ट्रीटी का कैंसिलेशन, माफ़ कीजिएगा सस्पेंशन। तो सस्पेंशन और कैंसिलेशन के बीच का जो भ्रम है वो भी हम दूर करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले इस ट्रीटी के बारे में बताइए, क्या है ये? इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच जो है एक बहुत मानवीय समझौता है, ह्यूमन ओरिएंटेड समझौता है। मानवीय समझौता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें भारत घाटे में है, पाकिस्तान बेनिफिशियरी है। आपको मैं बताऊं, ये कहानी इंडस वाटर ट्रीटी की कहानी शुरू होती है आज़ादी से पहले। पंजाब के इलाके में एक डैम बनाया गया और डैम का बनाने का नतीजा हुआ कि जो इरिगेशन कवरेज एरिया था वो बढ़ गया और वो पंजाब का जो वो बेल्ट था, पंजाब हुआ अमृतसर से लाहौर और वहाँ मीरपुर तक का पूरा इलाका बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो गया, बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गया। वहाँ फसल बहुत अच्छी होने लगी, तो उसको एशिया का सबसे ज़्यादा फर्टाइल इलाका माना गया। तो ये हुआ कि इस इलाके में डैम बहुत ज़रूरी है। उसी दौरान दुर्भाग्य से देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना। तो जब पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ तो जो इरिगेटेड लैंड था वो पाकिस्तान में चला गया जी। और जो हेड वाला इलाका था, जो फ्लो वाला इलाका था, वो हिंदुस्तान में आ गया। अब पाकिस्तान पानी के लिए, वाटर के लिए भारत के रहमो करम पर डिपेंडेंट हो गया। तो उस समय लोकल स्तर पे एक एग्रीमेंट हुआ कि भारत पाकिस्तान को पानी देगा। उस समय 1947 की बात कर रहा हूँ जी। और वो एग्रीमेंट 1 साल के लिए हुआ था, तब तक कुछ व्यवस्था हो जाएगी। तो एग्रीमेंट 31 मार्च
1948 को 1948 को ख़त्म हो गया। इसके बाद भारत ने पानी बंद कर दिया तो हाहाकार मच गया वहाँ। तो फिर एक कमेटी बैठी, विश्व बैंक की मध्यस्थता में, मीडिएशन में एक कमेटी बैठी। वो कमेटी करीब करीब 9-10 साल स्टडी किया, तब ड्राफ्ट तैयार हुआ इंडस वाटर ट्रीटी का। और उस ड्राफ्ट पर भारत के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान ने 19 सितंबर 1960 को उस पर साइन किया। उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो गया। उसमें करीब करीब 12 सेक्शन हैं और 8 क्लॉजेज हैं और हर पूरा डिफाइन किया गया है कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो वो टीटी आज तक चली आ रही। लेकिन सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि पाकिस्तान बेनिफिशियरी है? क्या हम सिंधु नदी का जो पानी है क्या हम वो नहीं इस्तेमाल कर पाते या हम नहीं इस्तेमाल कर सकते? एक्चुअली जो सिंधु नदी है वो टोटल 6 नदियों को मेन, हालांकि जम्मू कश्मीर और पंजाब में करीब करीब 2 दर्जन से ज़्यादा अच्छी नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, लेकिन एकदम मेजर जो नदियां हैं वो 6 नदी हैं। और उसमें सब सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। उन 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी क्षेत्र की नदियां, एक पश्चिमी क्षेत्र की नदियां। तो पूर्वी क्षेत्र की नदियां हैं, रावी है, व्यास है, सतलुज है। और पश्चिम क्षेत्र की नदियां हैं, ये चिनाब है, झेलम हुआ और ये सिंधु नदी जिसे इंडस हम कहते हैं। तो जो समझौता हुआ उसमें ये हुआ कि भारत 3 नदियों का पानी लेगा, रावी, व्यास, सतलुज, और पाकिस्तान जो है ये चिनाब, झेलम और सिंधु नदी का पानी लेगा। अल्टीमेटली सारा पानी तो जा रहा है पाकिस्तान ही। अल्टीमेटली भारत के इस्तेमाल के बावजूद फ्लो, जानते हैं आप, नदी का फ्लो तो रोक नहीं सकते आप। बिल्कुल। तो आज की तारीख में 80% पानी, सभी 6 नदियों का 80% पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है और 20% पानी का इस्तेमाल भारत कर रहा है। और इसीलिए इस संधि को बहुत उदार, लिबरल संधि माना। दुनिया की इससे लिबरल संधि हो ही नहीं सकती कि कोई देश अपने हितों की तिलांजलि दे करके, अपने हितों की बलि दे करके एक ऐसे देश को अपना पानी दे रहा है जो आतंकवादी हरकत करता है। सर 1965 हुआ, 1971 की वॉर हुई, करगिल वॉर हुई, उरी, पुलवामा, मुंबई पर जो हमला हुआ बीच में। इतनी सारी घटनाएं हमारे साथ हुई। तो ये जो पानी बंद करने वाली चीज़ है, अगर ये पहले कर देते तो शायद उसके बाद ये सब घटनाएं होती ही ना। 2016 में उरी आर्मी कैंप जब हमला हुआ तो आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बयान आया था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। हालांकि उरी के बाद भारतीय सैनिक पार कर गए थे, वहाँ बेस कैंप को नष्ट किया था। इसी तरह पुलवामा में जब अटैक हुआ तो बालाकोट हुआ, बालाकोट में हमारे विमानों ने बम गिराए, स्ट्राइक हुई थी। इसके बाद जो है फिर अब पहलगाम में उन लोगों ने अमानवीय हरकत की है। तो इस बार भारत ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वाटर स्ट्राइक किया है। बिल्कुल। और ऐसी चोट दी है जिससे पाकिस्तान कभी नहीं उबर सकता। वो उरी के चोट से तो उबर गया, बालाकोट की चोट से उबर गया, लेकिन ये जो वाटर स्ट्राइक है इंडस वाटर ट्रीटी के नाम पर, इसका सस्पेंशन के नाम पर, इससे पाकिस्तान कभी नहीं उबरेगा। आपको मैं बताऊं, भारत का अप्रोच हमेशा मानवीय रहा है, ह्यूमैनिटेरियन रहा है। अगर मानवीय भारत न रहता तो ये समझौता ही नहीं होता। ये जो ट्रीटी हुआ है ये टोटली भारत
एक बड़े भाई की भूमिका निभाया है कि मेरा छोटा भाई है, उसको पानी मिले, वहाँ भी जीवन फले फूले, वहाँ के लोग खुशहाल रहें, उसका पाकिस्तान ने बेजा फायदा उठाया। टीटी जैसे हुई, उसके 5 साल बाद पाकिस्तान ने हमला कर दिया, हमको जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, उनको हराया हमने, ताशकंद समझौता हुआ। उसके 6 साल बाद फिर उन्होंने हमला किया बांग्लादेश के नाम पर, फिर हमने जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, उनके 90,000 सैनिकों को सरेंडर करवाया। इसके बावजूद हमने जो है कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने 1993 में दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन की मदद से मुंबई की सीरियल ब्लास्ट कराया। 12 मार्च 1993 में ब्लास्ट कराया, उसमें ढेर सारे लोग मारे गए, बड़ी तबाही हुई। तभी भारत चुप रहा। इसके बाद भारत ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए, बस से लाहौर गए शांति का संदेश देने के लिए। लेकिन उनकी तरफ से क्या हुआ, मुशर्रफ ने सेना भेज दी कारगिल में। उन सैनिकों, उस घुसपैठियों को हटाने में के लिए हमको ऑपरेशन विजय चालू करना पड़ा। आपको पता ही होगा कि बड़ा लंबा अभियान था, जिसमें हमारे भी जो है 700 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए थे और उनको मार भगाया हमने। इसके बावजूद भारत चुप रहा। फिर मुंबई पर अटैक हुआ, संसद पर अटैक हुआ, तब भी भारत चुप रहा। मुंबई पर अटैक हुआ, तब भी भारत चुप रहा। उरी पर हमला हुआ तो भारत ने, मोदी ने चेतावनी दी। और जब बालाकोट का स्ट्राइक हुआ तो पहली बार भारतीय विमानों ने स्ट्राइक किया। इसीलिए जब ये जो पहलगाम में हुआ तो सब्र का सारी सीमाएं टूट गईं और भारत ने घोषणा कर दी कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर रहे हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि ये जो पानी बंद करने वाला जो हमला है, हमला ही कहूँगा मैं इसे, वाटर स्ट्राइक है, ये पिछले सारे जो भी कड़े कदम उठाए गए थे उन सबसे ये सबसे ज़्यादा असरदार होगा? ये वाटर स्ट्राइक जो है, जो इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के नाम पे आया है, ये ब्रह्मास्त्र है भारत का। ये इसको मैं 2016 से ब्रह्मास्त्र कह रहा हूँ। मैंने इस पर ढेर सारे लेख लिखे हैं। मैंने जो यूएन चार्टर है या जो भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके जो दस्तावेज है उसको अध्ययन किया। तो उसमें जो क्लॉज हैं उससे मुझे समझ में आया कि ये भारत के लिए ब्रह्मास्त्र है, लेकिन भारत इसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था। जैसे हनुमान जी, आपको पता है हनुमान जी बहुत बलवान थे, लेकिन भूल गए थे वो जी। उन्होंने जब सूर्य को निगला तो उनको श्राप दिया गया कि आप अपनी ताकत भूल जाएंगे, तो भूले रहते थे। तो सीता हरण के बाद जब वो सीता को खोजने लगे तो भूले ही थे अपनी ताकत। तब जामवंत ने उनको याद दिलाया कि आप सूर्य को निगल चुके हैं, आप लंका लांघ के समुद्र जाइए और सीता माँ का पता लगा के आइए। उसी तरह भारत का लीडरशिप अपनी ताकत, भारत की ताकत जानता ही नहीं था, इसको एक जामवंत की जरूरत थी। बिल्कुल, जामवंत ही नहीं मिल रहा था। अंततः इनको होश आया और इन्होंने वाटर ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इसको सस्पेंड करने का जो काम किया है, ये बहुत बड़ा स्ट्राइक है। ये न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके इम्पैक्ट बताओ, जल जीवन है। बिल्कुल। और पाकिस्तान की जो 26 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें से 23 करोड़ पॉपुलेशन ये जो 6 नदियां हैं, 6 रिवर्स हैं, इनके पर डिपेंडेंट है। ये उनकी जीवन रेखा है। भारत ने उनसे उनकी जीवन रेखा ही छीनने का क्रम शुरू किया है। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को नष्ट कर देगी, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को नष्ट कर देगी, पाकिस्तान के जीवन शैली को नष्ट कर देगी, पाकिस्तान के लोगों को नष्ट कर देगी। ये भारत करीब करीब कह लीजिए कि
65 साल इंतजार किया है भारत ने, और पाकिस्तान 1965 से ही हरकतें कर रहा है। तो ये हमारे सब्र की जो सीमा है वो ओवर हो गई, मतलब अब इससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकते, इनफ इज इनफ। इसलिए भारत ने ये वाटर स्ट्राइक किया है। अब देखेंगे कि जल से सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, जल से इंडस्ट्री कनेक्टेड है, तो इंडस्ट्री ठप हो जाएगी तो वहाँ बेरोजगारी पैदा हो जाएगी। जल से कृषि कनेक्टेड है, एग्रीकल्चर कनेक्टेड है, वहाँ फसलें नहीं होगी तो वहाँ राशन का संकट आ जाएगा, वहाँ अकाल पड़ जाएगा, वहाँ प्यासे लोग तड़पेंगे। आपको पता है बिना खाए लोग 21 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के लोग 3 दिन में मर जाएंगे। तो वहाँ इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। वहाँ जो पाकिस्तान की जो पावर जनरेशन क्षमता है उसमें 25% वाटर एनर्जी है, ये हाइड्रोलिक एनर्जी है, और 59.5 करीब लगभग 60% 60% वो थर्मल एनर्जी है। लेकिन थर्मल एनर्जी को भी वाटर चाहिए ना, पानी चाहिए। स्टीम बनाने के लिए पानी चाहिए। तो पूरा इस्लामाबाद को जो सप्लाई है, पूरा पाकिस्तान, कह लीजिए कि करीब 80% पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है उनको जो पानी की सप्लाई है वो इन्हीं सभी नदियों से होती है। अब पानी जब सूखेगा तो बारिश का पानी कितना कवर करेंगे उनका, क्योंकि ये नदियाँ बहती हैं, नदियों में पानी रहता है तो आसपास का इलाका में पानी रहता है, वहाँ पानी की अवेलेबिलिटी रहती है। इसलिए बता रहा हूँ ना कि ये भारत ने एक भी गोली नहीं चलाई इस बार, न तो क्रॉस बॉर्डर किया, न तो हमारे विमान वहाँ गए, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है क्योंकि वाटर स्ट्राइक है। और ये इशू बहुत बड़ा होने वाला है, ये इशू भविष्य में, क्योंकि कह लीजिए कि वाटर क्राइसिस हर जगह चल रहा है। बिल्कुल। ऐसे में पाकिस्तान इसको बिल्कुल बियर नहीं कर पाएगा। सर अभी आपने ही बताया, बल्कि हम सबको पता है कि भारत अपने मानवीय मूल्यों के लिए जाना जाता है, जो हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं कि हम इंसान को इंसान समझते हैं, उसकी कदर करते हैं, चाहे वो जिस देश का हो। आपको नहीं लगता कि इस स्टेप के बाद जो भी दिक्कतें होंगी वहाँ पर, वो उसका बड़ा खामियाजा वहाँ की जो जनता है उसको भोगना पड़ेगा, बजाय इसके कि जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? आपको मैं बताऊं कि मानवीयता ठीक है, ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन भारत अभी तक 65 साल 65 ईयर जो है वो मानवता ही दिखाता रहा, मानवीय ही। ये जो संधि हुई, बताया ना आपको मैं कि मानवीय संधि थी और भारत अब तक मानवता ही दिखा रहा था। एक्चुअली पाकिस्तान की जो जनता है ना उसी में खोट है। पाकिस्तान की जो जनता, जो खास करके मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास है, वो जो फ्यूलिंग करते हैं, वो टेररिज्म को फ्यूलिंग करते हैं। अब भारत कितना बर्दाश्त करेगा? ये भारत की बर्दाश्त की सीमा को पार कर गई है। इसलिए अभी भारत के सामने दो चीजें हैं, दो विकल्प है, एक तो मानवता दिखाए या तो नेशनल इंटरेस्ट देखे। तो भारत का नेशनल इंटरेस्ट, हमारे टूरिस्ट जो जा रहे हैं घूमने उनको गोलियों से मारोगे तो हम मानवता कहाँ से दिखाएंगे? पहलगाम में क्या हुआ? वो पाकिस्तान से ही आए हैं ना, वो जो रॉ मटेरियल है टेररिज्म का वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान कह लीजिए कि एक फैक्ट्री है, आतंकवाद की फैक्ट्री है, टेररिज्म की फैक्ट्री है। वहाँ से आतंकवादी निकल रहे हैं। अभी तो उनको भी सामने प्रॉब्लम हो रही है, अभी तो भारत को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उनके सामने भी हो रही है। एक आतंकवाद अनकंट्रोल्ड है अभी पाकिस्तान के लिए। तो जब तक वो पाकिस्तान अपनी फैक्ट्री नहीं बंद करेगा आतंकवाद की, तब तक जो है ये टेररिज्म चलता रहेगा। अब भारत कितना मानवता दिखाएगा? मानवता की एक सीमा होती है, 65 साल बहुत होता है, 3 युद्ध, एक अप्रत्यक्ष युद्ध, कितना मानवता दिखाएगा? जी, निहत्थे नागरिकों को मार देने का तो जवाब ठीक। और उसको उसकी कोई भरपाई नहीं है। जिसके घर से कोई जिम्मेदार आदमी चला गया, किसी का बच्चा चला गया, किसी का पति। सर
ये पानी बंद कर देना या ऐसी कार्रवाई करना, इंटरनेशनल रूल्स क्या कहते हैं इसके बारे में? क्योंकि जो ये ट्रीटी है, स्पेशली जो जो पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनका बोलना ये है कि ये एक टेम्पररी एक कदम है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है, कि क्योंकि रूल्स ये बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और इसीलिए शायद आपने इसको सस्पेंड किया है, कैंसिल नहीं हुआ है ये। क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में, चाहे वो कैंसिलेशन है या एबोलिशन है, तो इसमें अकेले भारत का से नहीं है, उसमें पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट होगा अगर इसको लीगली कैंसिल किया जाता है तो, और इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करने होंगे। तो ये जो पेचीदगी है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की, या जो भी लॉज हैं इसको लेकर, इन ट्रीटीज़ को लेकर, वो क्या कहते हैं, वो कितना हमें अलाउ करते हैं किस हद तक जाने के लिए? एक्चुअली एक वियना कन्वेंशन है, उसका सेक्शन 62 है, उसके तहत दो देशों के बीच कोई ट्रीटी हुई है और कोई देश शत्रुवत व्यवहार कर रहा है, तो सामने वाला देश जो है वो संधि को नष्ट कर सकता है, संधि को रद्द कर सकता है, संधि को कैंसिल कर सकता है, संधि को डिसमिस कर सकता है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट का भी एक आदेश है कि दो देशों के बीच अगर कोई ट्रीटी है, कोई समझौता है, और कोई देश किसी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है, तो देश उस ट्रीटी को कैंसिल कर सकता है। अब मैं आता हूँ इंडस वाटर ट्रीटी, इसका एक सेक्शन 2 है, वो ये कहता है कि ये जो ट्रीटी है ये पीसफुल माहौल में रहेगी। भारत पाकिस्तान को पानी शांतिपूर्ण माहौल में देगा, बिल्कुल, जब तक दोनों के बीच दोस्ताना ताल्लुक है, जब तक दोनों एक मिलजुल के काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के नागरिकों को कोऑपरेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तब तक ये ट्रीटी है। और ये ट्रीटी भारत जो है अपर स्टेट है और पाकिस्तान लोअर स्टेट है। आपका मतलब जियोग्राफिकली जो है कह लीजिए कि जियोग्राफिकली भारत जो सोर्सेस हैं पांचों नदियों के, हालांकि इंडस वाटर का सोर्स जो है तिब्बत है, और कुछ नदियों का शिमला हिमालय का मानसरोवर पूरा इलाका है। तो लबोलुआब ये है कि ये नदियां पाकिस्तान से ओरिजिनेट नहीं होती, या तो तिब्बत से ओरिजिनेट होती हैं या तो हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा फ्लो करने के बाद पाकिस्तान में जाती हैं। तो इन पानी पर पहला अधिकार भारत का है, रिपेरियन लॉ की तरह किसी अनुसार। और वो कहता है कि अगर दूसरा देश, नीचे का देश अगर रिक्वेस्ट करता है तो मानवीय आधार पर उसको पानी दे सकता है। भारत मानवीय आधार पर ही पानी दे रहा था। भारत को पता नहीं था, नेहरू जी ने जब समझौते पर हस्ताक्षर किया 1960 में, तब उन्हें नहीं पता था कि 5 साल बाद ही जो है पाकिस्तान अटैक कर देगा। तब उन्हें नहीं पता था कि 1971 में पाकिस्तान अटैक कर देगा। तब उन्हें नहीं पता था कि भारत के शांति प्रस्तावों का जवाब पाकिस्तान कारगिल से देगा। तो इस वजह से कह लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पर इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी कुछ साल पहले इंटरनेशनल कोर्ट ने, जो हेग में है, उसने साउथ चाइना जो आइलैंड है उस पर एक वर्डिक्ट दिया, एक आदेश दिया, एक फैसला दिया। वो फैसला ये दिया कि साउथ चाइना आइलैंड पर चाइना क्लेम करता है कि ये मेरा है, तो लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा नहीं, ये फिलीपींस का है। तो चाइनीज लीडरशिप ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और इंटरनेशनल कोर्ट के उस फैसले को रिजेक्ट कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। वो बोला कि ये हमारे
नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाता है, इसलिए फैसला हम नहीं मानेंगे। उसी तरह मान लीजिए पाकिस्तान, मान लीजिए, हालांकि ये नौबत नहीं आएगी, मान लीजिए पाकिस्तान अपील करता है, इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है, ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट में है भी। भारत का जो बगलियार है या किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है वो इंटरनेशनल कोर्ट में है, ऑलरेडी है, चल रहा है। उसमें पाकिस्तान बोलता है कि वायलेशन है इंडस वाटर ट्रीटी का। लेकिन भारत के पास एक और विकल्प है, वो चाइना ने जैसे किया है। मान लीजिए इंटरनेशनल कोर्ट बायस हो जाता है और पाकिस्तान के फेवर में फैसला दे देता है, तो भारत अपना नेशनल इंटरेस्ट का हवाला देकर उस फैसले को मानने से इनकार कर सकता है। अभी 2-3 संस्थाओं ने इसका स्टडी किया, उन्होंने बाकायदा अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। उसके अनुसार बताया गया है कि उसी के अध्ययन करने के बाद तो यूनियन गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है, इसको सस्पेंस करने का फैसला लिया है। तो कहने का मतलब है कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये पक्का मान लीजिए, ये ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल भारत ने किया है, सारी समस्याओं का हल है। जब पाकिस्तान में भूखमरी आएगी, पानी की बूंद बूंद पानी के लोग तरसेंगे, तो भारत बोलेगा कि हम पानी तब छोड़ेंगे जब तुम टेररिज्म को खत्म करो, टेररिज्म की जो फैक्ट्रियां हैं उनको खत्म करो, जो शिविर हैं, कैंप हैं, टेररिज्म कैंप पीओके में हैं और जगह हैं, उनको खत्म करो। इसके अलावा टेररिज्म के जो आका हैं, मोहम्मद हाफिज सईद है, मौलाना मसूद अजहर है, सैयद सलाउद्दीन है, या मुंबई में ब्लास्ट करने वाले भटकल बंधु हैं, या 1993 का जो ब्लास्ट किया था दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन है, सबको भारत बोलेगा हमको दो, हमारे हवाले करो, हम उन पर मुकदमा चलाएंगे, हम उनको जस्टिस के उनके सामने लाएंगे, कोर्ट के सामने लाएंगे, तब हम पानी छोड़ेंगे, तब हम करेंगे। तो इसका कह लीजिए कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। पाकिस्तान अभी तो नहीं, अभी थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, लेकिन भारत जैसे जैसे जो पानी है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, वैसे वैसे जो है पाकिस्तान परेशान हो जाएगा। सर, लेकिन एक परेशानी तो इंडिया के लिए भी बताई जा रही है कि भारत अगर सिंधु नदी का पानी रोकता है, तो क्या भारत के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इस इतने बड़े जियोग्राफिकल इंसिडेंट को हैंडल कर पाए? वो इसीलिए कुछ लोगों का कहना है कि ये एक टेम्पररी डिसीजन है जो पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए किया है, इसे बाद में वापस लिया जा सकता है इस फैसले को। तो क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात ज़रा क्लियर कीजिए। एक्चुअली भारत के पास जो है कश्मीर में ढेर सारे डैम हैं, दलहस्ती डैम है, किशन गंगा डैम है, सलार प्रोजेक्ट है और ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं, और कई प्रोजेक्ट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो भारत, ये बात सही है कि सभी 6 नदियों का पानी एकदम से नहीं रोका जा सकता, लेकिन उन पानी को जो है आप डाइवर्ट कर सकते हैं। उन पानी को, आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने रिवर कनेक्टिविटी का बात कही थी कि भारत की जो नदियां हैं उनको इंटरकनेक्ट कर दिया जाए, तो जहाँ पानी ज़्यादा रहे, जहाँ बाढ़ जैसी स्थिति होगी, वहाँ का जो एक्स्ट्रा पानी है, अतिरिक्त पानी है, वो दूसरी तरह डाइवर्ट कर सके। इसी तरह यहाँ आपको बताऊं कि ये दलहस्ती जो प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर का, उसमें डैम कहीं है और जो टरबाइन है वो कहीं 15-20 किलोमीटर दूर है। उसी तरह किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है नीलम नदी पर, नीलम नदी को जम्मू कश्मीर में किशन गंगा नदी बोलते हैं, वहाँ पाकिस्तान में नीलम नदी बोलते हैं। तो उसमें किशन गंगा जो प्रोजेक्ट है उसमें भी 21 किलोमीटर दूर है टरबाइन। तो कहने का मतलब ये है, जो पानी का फ्लो ना हम रोकेंगे नहीं, लेकिन जो पानी का जो फ्लो उसको डाइवर्ट कर देंगे। उसको पानी अभी पूरा नहीं रोक सकते, अभी 20% रोक देंगे, 20% पानी ले लेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे, फिर 30% इस्तेमाल करेंगे, फिर 40% इस्तेमाल करेंगे। ऐसे से जैसे जैसे हम क्रमबद्ध में करीब 3-4 साल में
पूरे पानी को, ज़्यादातर पानी का जो है फ्लो है रोक लेंगे, तो पानी एकदम सुस्त रफ्तार से जब पाकिस्तान पहुंचेगा तो वहाँ उसके जो पावर प्रोजेक्ट हैं, जो हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट हैं, उनको पर्याप्त पानी नहीं मिल पाएगा, तो उनके बिजली जो पनबिजली परियोजनाएं हैं उन पर इम्पैक्ट होगा। तो कह सकते हैं कि भारत अभी तत्काल करीब 10% कैपेबल हो, 10 से 20% कैपेबल है। भारत सरकार जब से कह लीजिए कि काफ़ी समय से प्रयास कर रही है कि जो यहाँ पंजाब में हुए या कश्मीर में जो डैम हैं उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, और जो उनके जो पानी है, पानी को जो है दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया जाए। इस पर काम करने की ज़रूरत है। भारत को करीब 2-3 साल काम करेगा यार सीरियसली। भारत को मैं तो कहूँगा कि इसको टॉप प्रायोरिटी लेकर भारत को पहले अपनी क्षमता को बढ़ानी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ानी चाहिए। जो जैसे आप जिस आशंका को जाहिर किया उस तरह का आशंका को लोग जाहिर कर सकते हैं कि अभी तत्कालिक असर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। ये गर्मी से ही दिखना शुरू होगा। हाँ, 10% असर होगा, फिर 20% असर होगा, फिर इस तरह असर होगा। सर, एक चर्चा ये भी है कि चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा नज़र आता है। बिल्कुल सही। अब ऐसे में जब हम ये सिंधु नदी का पानी रोक रहे हैं या जो भी हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे में अगर चीन भी इसी तर्ज पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हम शेयर कर रहे हैं, जैसे कुछ नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, तो अगर चीन ऐसा कुछ करता है पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए, चीन अगर ब्रह्मपुत्र नदी पर कुछ अगर इस तरह की रोक लगाता है, तो क्योंकि इस बारे में क्या नियम है, क्या दोनों देशों चीन और भारत के बीच में क्या तय की गई चीज़ें हैं, उस पर थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट कर सकें। एक्चुअली मैं आपको ले जाऊंगा 1999 में। उसमें एनडीए की सरकार थी, वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे और जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था कि चाइना जो है भारत का पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है। चाइना बड़ा दुश्मन है रदर देन पाकिस्तान। चाइना से भारत को ज़्यादा खतरा है। पाकिस्तान तो छोटा सा देश है, पाकिस्तान से छोटा देश है, लेकिन चाइना संसाधन में, जियोग्राफिकली, सैन्य शक्ति में भी भारत से बीसी माना जाता है। वो उसके पास वीटो पावर है, सिक्योरिटी काउंसिल का है, वो परमानेंट मेंबर है, भारत टेम्परेरी मेंबर है। तो कहने का मतलब पाकिस्तान, चाइना बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो भारत को जो भी एक्शन बनाना है, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन करना है, वो इस खतरे को मद्देनजर रखते हुए, अभी जैसे आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश और पूरा नॉर्थ ईस्ट कवर करके। अब उससे क्या होगा कि जो पानी का इस्तेमाल चाइना इतना करेगा तो उसका इम्पैक्ट होगा हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, जहाँ से ब्रह्मपुत्र बह करके बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश पर भी होगा इसका इम्पैक्ट। तो उसके लिए वही मैं बोला कि इसका सोल्यूशन यही है कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जब निलंबित किया है तो रिवर कनेक्टिविटी के पर युद्ध स्तर पर काम हो। तो जहाँ जहाँ पानी का संकट है, जहाँ जहाँ पानी की किल्लत है, जहाँ जहाँ पानी कम है, जहाँ बारिश कम होती है, वहाँ जहाँ बाढ़ की स्थिति होती है, अगर भारत वाटर मैनेजमेंट सीख लेगा तो जो बादल फटने से जो एक्स्ट्रा पानी आता है उसको मैनेज करके, डाइवर्ट करके दूसरी जगह लेके जाएगा। भारत को जो है बार बार जो फ्लड आता है, बाढ़ आती है, बाढ़ के खतरे से भी निपटना आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये मैटर है वाटर मैनेजमेंट और वाटर बॉडी का क्रिएशन का। वाटर बॉडी एक्चुअली भारत को इस स्तर पर, बहुत इस स्तर पर काम करना है, चूँकि पहला स्टेप उसने ले लिया है, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। तो अब वो जो है वो डिसीजन किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है, ये भारत के हुक्मरान को करना है कि चीन के खतरे को मद्देनजर रखते हुए इसको इस तरह प्लानिंग करें
कि जो पानी डाइवर्ट करेंगे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। सर अनडाउटेडली ये एक बड़ा स्टेप है, पाकिस्तान पर ऑफ कोर्स इसका एक बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी के अलावा जो और कई समझौते हुए हैं, कई और ट्रीटीज़ हुई हैं, कराची ट्रीटी है, शिमला समझौता है, जो एटॉमिक रिसर्च को लेकर जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे से, तो ये जो छोटे बड़े जो समझौते हैं इन पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये भी कैंसिल या सस्पेंड होने की तरफ है या फिर? बताओ जब से पाकिस्तान बना है दोनों देशों के बीच जो है समझौते ही हो रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी भी एक समझौता था, उसके 5 साल बाद अब पाकिस्तान ने अटैक किया तो ताशकंद समझौता हुआ, जो आपको पता होगा, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए थे, उनकी डेथ हो गई समझौते के दौरान साइन करने के बाद। फिर बांग्लादेश का इशू हुआ, बांग्लादेश के रिफ्यूजी यहाँ आने लगे तो भारत बोला पाकिस्तान से उनको संभालो, तो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया भारत पर। तो भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश एक राष्ट्र के रूप में आया दुनिया के मानचित्र पर। उस समय उसके बाद शिमला समझौता हुआ, 1971 वार के बाद शिमला समझौता हुआ। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए, लाहौर कन्वेंशन हुआ, वहाँ लाहौर में समझौता हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच ढेर सारे समझौते हुए, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है किसी भी देश के लिए, किसी भी संप्रभु देश के लिए, अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो सारे समझौते साइडलाइन हो जाते हैं। हम जब हमारे नेशनल इंटरेस्ट पर जो बात आएगी तो हम कोई समझौता नहीं मानेंगे, हम एक्शन लेंगे। भारत ने बहुत देर कर दी है एक्शन लेते लेते, लेकिन सही दिशा में एक्शन लिया है। आप देखिए अमेरिका कैसे एक्शन लेता है। अमेरिका कोई सिटीजन मार दे किसी को, उस्मा बिन लादेन को उन्होंने यहाँ से उठा के ले गए, मार डाले और जब समुद्र में फेंक दिया। भारत को एक्चुअली भारत की इमेज जो है पूरी दुनिया में सॉफ्ट नेशन की है। भारत बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है, हमारी बहुत वर्ल्ड क्लास की आर्मी है, सब कुछ है, लेकिन हम सॉफ्ट नेशन के रूप में जाने जाते हैं दुनिया के सामने। तो भारत को अमेरिका, रशिया, इजराइल की तरह अटैकिंग राष्ट्र होना चाहिए। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। भारत एक बार पावरफुल नेशन हो जाएगा, सब लोग उसकी बात मानेंगे। जब तक न्यूक्लियर ब्लास्ट भारत ने नहीं किया था, सब लोग बोलते थे। ब्लास्ट किया वाजपेयी जी ने, पोखरण किया, परमाणु एटॉमिक बम बनाया, एक्सेप्ट किया दुनिया ने, पहले सैंक्शन लगाया था, कुछ नहीं हुआ हमारा। भारत देश इतना विशाल है, यहाँ रिसोर्सेज इतना ज़्यादा है कि पूरी दुनिया से हम कट लेंगे तब भी हम सरवाइव करेंगे। हम सब कुछ बनाते हैं। वो तो दुनिया के साथ एक मानवीय व्यवहार करने के लिए, ट्रेड रखने के लिए हमारा संबंध है। हम अपने आप में सक्षम हैं, हम अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकते हैं, हम अपने नागरिकों को भोजन दे सकते हैं, हम अपने नागरिकों को अच्छा जीवन दे सकते हैं। और भारत देखेंगे आप एक शांतिपूर्ण देश रहा है। यहाँ का जो मेजॉरिटी हिंदू है वो शांतिपूर्ण रहता है। हिंदू एक बहुत पीसफुल लाइफ स्टाइल है। सर भारत और पाकिस्तान की तो बात हो गई, चीन की भी बात हो गई, लेकिन ग्लोबली इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि एक वाटर वॉर शुरू हो जाएगा। नहीं, वाटर वॉर तो शुरू नहीं होगा। भारत पाकिस्तान के बीच तो टेंशन रहेगा, पॉलिटिकल टेंशन रहेगा। और आपको पता ही है कि जब से पहलगाम अटैक हुआ है,
डोनाल्ड ट्रंप हों, यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हो, वहाँ का एम्बेसी हो, इजराइल हो, सब सारे देशों ने भारत का सपोर्ट किया है कि संकट की घड़ी में आपके साथ हैं। तो भारत को इस संधि पर जो वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया है, इसको अभी सस्पेंड किया है, इसको डिसमिस करने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, उसी तरह इंडस वाटर ट्रीटी को ही खत्म कर दो, और न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। पाकिस्तान को सबक सिखाने का इससे बढ़िया मौका कभी नहीं आएगा भारत के पास। ये बहुत राइट टाइम है, सही समय है पाकिस्तान को सबक सिखाने का, जिसे पाकिस्तान को जितने लोग हैं जो भी भारत के खिलाफ बोलते हैं, वो सदियों तक ये सबक याद रखें, फिर कभी सोचें नहीं कि भारत के खिलाफ कुछ हम एक्शन करना चाहते हैं। बिल्कुल सर, आशा वही है कि भारत हमेशा से अमन पसंद देश रहा है और भारत ने सबके लिए अमन के ही रास्ते खोले हैं। ये अलग बात है कि हमारा पड़ोसी देश शायद अमन नहीं चाहता, और हम भी चाहेंगे कि जो तकलीफ़, जो दर्द हमें मिला बीते दिनों, उसका जवाब तो दिया जाए। जी, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत कीमती समय दिया और बहुत सारी बातों से हमें वाकिफ़ कराया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग मेरी सहेली पॉडकास्ट। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट देखने सुनने के लिए हमारे चैनल मेरी सहेली को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेशन से भरी हुई लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने जानने वालों से शेयर करें।